स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात स्टेट पीसीएस के लिए भी कई प्रकार की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, ताकि वे परीक्षार्थी जो काफ़ी प्रतिबद्धता या जुझारूपन के साथ तैयारी तो करते हैं, किसी कारण से वो दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए हैं या सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं या नहीं आ सकते, उन परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए टीम दृष्टि ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन परीक्षार्थियों को गुणवत्ता या एक बेहतर रणनीति का संप्रेषण किया जा सके, इसके लिए इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इसी प्रक्रिया में दृष्टि आईएएस ने हरियाणा लोक सेवा आयोग अर्थात हरियाणा पीसीएस के परीक्षार्थियों के लिए भी ये चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें कई ऐसे वीडियोज आपको मिलेंगे जिनमें विषयवार तरीके से अर्थात प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की तैयारी में किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए, ताकि न केवल प्रश्नों का आपको उत्तर मिले बल्कि किस सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात परीक्षार्थियों के ज्ञान का जो स्रोत है एग्जामिनेशन हॉल या परीक्षा में आए प्रश्नों के स्रोत तक वो उसको सुनिश्चित कर सके, ताकि सफलता को भी सुनिश्चित कर सके या आसानी से सफल हो सके। यही प्रयास है टीम दृष्टि का। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने रणनीति के साथ साथ जो प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनका भी एक सारगर्भित विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप यह भी समझ सकें कि किस सेक्शन से किस स्तर के या किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आगे तैयारी की इस प्रक्रिया में आप उस सेक्शन के उन कंटेंट या कंसेप्ट अर्थात जो तथ्य अवधारणाएं हैं उनको आप कैसे तैयार करेंगे। साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अर्थात जो अंतर विषयक उपागम है उसको भी कैसे आप प्रयोग कर सकेंगे, अर्थात हार्ड वर्क की तुलना में स्मार्ट वर्क को अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने पे आप ज़्यादा सरलता से चयनित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में आज हम लोग जो 2021 में हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसके प्रश्नों को भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के अंतर्गत मैं संजीव श्रीवास्तव विश्लेषित करूंगा। कुल 18 प्रश्न आए थे, इसलिए हमने 2 वीडियो में अर्थात पार्ट ए वीडियो और पार्ट बी वीडियो में या 1 और 2 जो भी आप कहें उसमें बांट कर देखेंगे 9 प्रश्नों को। तो 2021 में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को जो भूगोल तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित होंगे मैं विश्लेषित कर रहा हूं। आज का यह वीडियो पार्ट ए या पार्ट 1 वीडियो है, इसके पश्चात आपको पार्ट बी या पार्ट 2 मिलेगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। साथ ही साथ एक बात मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि आप केवल प्रश्नों के उत्तर को देखने या समझने के बजाय, क्योंकि जैसे परीक्षा हो जाता है प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है, आप उस विश्लेषण को समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस सेक्शन से इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, इससे संबंधित और क्या क्या तथ्य हो सकते हैं और आगे फिर आप किस प्रकार से इसको तैयार करें या उस सेक्शन को तैयार करें, ताकि प्रश्नों के स्रोत तक आपकी सुनिश्चितता बन जाए। चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने अपने बजट में अब ध्यान रखिएगा ये हरियाणा विशेष प्रश्न नहीं है, अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा गया है? इसको यदि हम लोग इंग्लिश में देखें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट had announced the PM Kusum scheme, which one of the following is being taken care of by PM Kusum scheme? Means which option is right? पहला ऑप्शन है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंपिंग सेट या पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ना, परंपरागत जैविक तथा अन्य नवीन खादों सहित सभी प्रकार के खादों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, यानी रासायनिक उर्वरक से, या पहला जो आप ऑप्शन देखेंगे ये सिंचाई से है, इरिगेशन से। जो दूसरा ऑप्शन है वो रासायनिक उर्वरक से है। अर्थात ध्यान से देखिए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न हो जाता है। तीसरा है दुग्ध, गोश्त, मत्स्य सहित शीघ्रनाशी अर्थात जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो जल्दी नष्ट होने वाले गुड्स हैं, शीघ्रनाशी वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीतल पूर्ति श्रृंखला अर्थात जो वेयर हाउसेज हैं या जो जैसे एफसीआई के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम्स होते हैं, गोडाउन्स, उन गोदामों को बनाने की प्रक्रिया, पूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, समुद्री मत्स्य संसाधनों का संवर्धन, प्रबंधन व संरक्षण। इंग्लिश में देखें तो रिमूव्ड ऑफ फार्मर्स डेवलपमेंट डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन। केरोसिन हालांकि बहुत कम होता है, डीजल एंड केरोसिन
एंड लिंकिंग पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी, यानी इसको डीजल को विशेष तौर पर रिप्लेस करके सौर ऊर्जा के द्वारा जो ट्यूबवेल आदि चलाए जाते थे उनको रिप्लेस करके सौर ऊर्जा से जोड़ने की बात की गई है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है इनकरेज बैलेंस यूज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एंड देयर इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स, अर्थात गोबर योजना भी भारत सरकार ने प्रारंभ किया था 2018 में। 18 के बजट में गोबर का एक फुल फॉर्म था, जैसे जी फॉर गैल्वेनाइज्ड, ई फॉर ऑर्गेनिक। तो ओवरऑल गोबर योजना गोबर के नाम से था, परंतु वो शॉर्ट फॉर्म था, एब्रिविएशन से कंसर्न था। तो ऑर्गेनिक में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनके जगह बायोफ्यूल या बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के लिए ये सेकेंड ऑप्शन है, फर्टिलाइजर्स। थर्ड ऑप्शन है जो वेयर हाउसेज हैं या जो गोडाउन्स हैं उनके बनाने की बात, और फोर्थ है सी फूड से कंसर्न। तो कौन सा हो सकता है? अब आप थोड़ा भी अगर कुसुम योजना के विषय में जानते हैं तो कुसुम के नाम से जो भी योजना शुरू किया जाता है वो ऊर्जा से संबंधित होता है, एनर्जी से। और इस सरकार का ये बड़ा प्रयास है प्रारंभ से ही कि सफाई पर या एनर्जी के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमेशा प्राथमिकता दिया जाए। तो कृषि के निर्धारक, खासकर हरित क्रांति के निर्धारक घटकों में जो संरचनात्मक घटक हैं उनमें सिंचाई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और सिंचाई वाणिज्यिक ऊर्जा के द्वारा जो किया जाता है उसमें खास करके डीजल, जो पंपिंग सेट या ट्यूबवेल में यूज़ किया जाता है, डीजल या विद्युत का ही यूज़ होता है। तो केंद्रीय सरकार ने योजना चलाई, खास करके न केवल पश्चिमोत्तर भारत बल्कि गुजरात तक, या सब्सिडी तो बिहार और बंगाल में भी, असम में भी दिया जा रहा है, दक्षिण भारत में भी दिया जा रहा है कि आप सोलर प्लेट्स का यूज़ करें और उस पर ह्यूज सब्सिडी प्राप्त करें। सोलर प्लेट के माध्यम से ही, भाई सोलर प्लेट दिन में, चूँकि यहाँ उष्णकटिबंधीय राष्ट्र है भारत, यहाँ दिन का तापमान ज़्यादा होता है, पंजाब लें, हरियाणा लें या पूरे मैदान को लें तो ओवरऑल वर्ष में 10 महीने गर्मी की ऋतु ही होती है। तो ट्यूबवेल को यानी पंपिंग सेट को चलाने के लिए जिस ऊर्जा यानी वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं, जैसे डीजल का प्रयोग किसान करता है तो उसके स्वयं से धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा, यानी पूंजी का निवेश ज़्यादा होगा। जो विद्युत का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत जो भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा भेजा जाता है उसका यूज़ करने पे सब्सिडी मिलने के बावजूद भी खर्च तो होता ही है, साथ ही साथ वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत पोषणीय विकास के प्रक्रिया को प्रमोट नहीं करता। इसलिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत पंपिंग सेट को, मतलब किसानों के डीजल और केरोसिन तो हालांकि कम यूज होता है, फिर भी डीजल और केरोसिन से जो पंपिंग सेट अर्थात जो ट्यूबवेल चलाए जाते थे उनको सोलर पंप से जोड़ने की बात की गई। क्लियर हो रहा है? सौर पंप, सोलर प्लेट से, यही है कुसुम योजना। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न तो भारत सरकार या केंद्रीय सरकार के बजट से है, परंतु हरित क्रांति में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे हरियाणा कंसर्न हो जाता है। तो ये योजना पंपिंग सेट या ट्यूबवेल चलाने की प्रक्रिया को सोलर प्लेट से जोड़ करके चलाने की प्रक्रिया है, जो एक तरफ सतत पोषणीय विकास को प्रमोट करता है, इलेक्ट्रिसिटी के इंश्योरेंस को बढ़ाता है, अर्थात जो ऊर्जा संकट की परिस्थितियां हैं उस ऊर्जा संकट को समाप्त करके ऊर्जा के विस्तरण और साथ ही साथ सतत पोषणीय विकास को भी प्रमोट करता है। ये प्रश्न इससे संबंधित है। अब चूंकि सिंपल ये क्वेश्चन है इसलिए पहला ऑप्शन इसमें टिक आउट करने लायक है। अगर 4 ऑप्शन दिए जाते और 1, 2, 3, 4 जैसे कूट मिलाना होता तो ये सतत पोषणीय विकास को, अर्थात जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, कृषि की प्रक्रिया में ऊर्जा के सतत पोषणीय विकास के प्रक्रिया को ये प्राथमिकता पर रखता है। तो ये सारे ऑप्शन भी इससे जुड़ करके सही हो जाते। इसलिए मैंने कहा केवल प्रश्न के उत्तर जानने के बजाय आप एक अंतर विषयक उपागम का विकास करें, साथ ही यह प्रयास करें कि उससे जुड़े हुए अन्य तथ्य या विश्लेषण, जो कंटेंट या कंसेप्ट है, उसको भी आप जानने का प्रयास करें। तब आप आगे किस प्रकार के प्रश्नों को या किस प्रकार से तथ्य या अवधारणाओं को तैयार करना है यह भी आप समझ सकें। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है, मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल हिमालय के किस श्रृंखला पर बनी हुई है? देखिए ये प्रश्न बहुत सिंपल है। अटल टनल जो है ये मनाली से लगभग 35 किलोमीटर दूर जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के पास से ही ब्यास नदी निकली है और वहीं से जो अटल टनल बना है तो वो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर है। पीर पंजाल श्रृंखला पूर्वी और पश्चिमी अर्थात हिमाचल प्रदेश में ही पूर्वी भाग को पूर्वी पीर पंजाल और पश्चिमी भाग को पश्चिमी पीर पंजाल कहते हैं। यही पर रोहतांग दर्रा है जहां से ब्यास नदी निकलती है।
वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी टनल बनाया गया है, लगभग 9.2 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रखिएगा, लगभग इतनी ही लंबाई का श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो भारत का दूसरा सबसे लंबा टनल है। कई बार नेट पे आपको दोनों की लंबाई बराबर मिलेगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी टनल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, लेकिन दोनों की जब तुलना करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल अटल बिहारी वाजपेयी टनल से थोड़ी लंबी। अब जैसे आप देखिए, कोरिलेट करिए, पहले सबसे लंबा टनल हुआ करता था जवाहर टनल, मात्र 2.5 किलोमीटर लंबा। अब सोचिए आप, 2.5 की तुलना में तो ये लगभग 4 गुना ज़्यादा लंबे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी टनल हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी टनल है, अगर ऐसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और भारत की दूसरी सबसे लंबी टनल है। ये बजाते 6 लेन की प्रक्रिया में काटा गया है। मनाली से, जो मनाली से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे है, रोहतांग दर्रे से भी काफ़ी निकट है, तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर इसका निर्माण हुआ है। अब ये ध्यान रखिए कि जवाहर टनल, जहाँ ओल्ड मुगल रोड था, इस पर भी जुड़ करके प्रश्न आया हुआ है पहले, ओल्ड मुगल रोड जवाहर टनल से संबंधित था। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओबियसली श्यामा प्रसाद मुखर्जी फ्रीडम फाइटर तो थे ही थे, कश्मीर को लेकर के बहुत ज़्यादा, खासकर भारत के एक सकारात्मक राजनीतिक एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति थे। अनशन करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। शहीद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भारत के एकीकरण के लिए उनका योगदान था। तो उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का निर्माण किया गया है कश्मीर में। अब ये कश्मीर का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्ट कश्मीर को या कश्मीर घाटी को भारत से जोड़ता है। यानी जम्मू से जो रास्ता या बेरनाग से जो रास्ता कश्मीर वैली की ओर जाता है, उस वैली को जोड़ने वाला यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। तो किस रास्ते को जोड़ता है, किस मेन रेंज को काटता है ना, थोड़ा ये सब चीज़ें आपको समझ के चलनी है, तब आपका प्रश्न कभी आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला। चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी, बेसिकली वहाँ पे बहुत पर्वतीय या पहाड़ी नदी है फैनी, ये मार्ग बदलने में बड़ी ही दक्ष है, बहुत एक्सपर्ट है। वहाँ पर 1.9 किलोमीटर लंबी मैत्री सेतु बनाया गया है। ये बेसिकली पूरा का पूरा फंडिंग इसके लिए भारत ने ही किया। मैत्री सेतु बनाया गया है, तो इसमें से कथन जो सही है उसका चयन कीजिए। मीन्स 1.9 किलोमीटर लॉन्ग मैत्री सेतु कनेक्टिंग त्रिपुरा एंड बांग्लादेश ओवर रिवर फेनी हैज बीन बिल्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच आर कंसर्न विद द पर्टिकुलर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, यह पुल त्रिपुरा में सबरूम, त्रिपुरा में जगह है, बॉर्डर एरिया है सबरूम, और बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। दूसरा ऑप्शन है, यह पुल त्रिपुरा में रामगढ़, रामगढ़ त्रिपुरा में है ही नहीं, और बांग्लादेश में इसको उल्टा कर दिया गया है, बांग्लादेश में सबरूम। यह पुल त्रिपुरा में कैलाश शहर या कैलासाहर तथा बांग्लादेश में चित्तोग्राम। अब ये ध्यान रखिएगा, चित्तोग्राम के पास ही रामगढ़ है, चित्तोग्राम के पास ही रामगढ़ है। यह पुल त्रिपुरा में चित्तोग्राम तथा बांग्लादेश में कैलाशार। तो ये दूसरा, मतलब बी और डी का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पूरी तरह से उल्टा कर दिया गया है। अब अगर हम ऑप्शन का लें तो त्रिपुरा में कैलाशर, जैसे आप, अब जरूरी नहीं कि हर जगह घूमे तभी आप जाने, से लिखा रहता है ना, ये पुल इस समय अनावरण इसका किया गया, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है, आप नेट पर भी देख सकते हैं कि त्रिपुरा का जो बॉर्डर यह है सबरूम, और चित्तग्राम यानी ये चित्तोग्राम जो देख रहे हैं ना आप, इसी के पास एक जगह है रामगढ़ बांग्लादेश में। वहाँ पे पहले हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे बांग्लादेश में, जिसमें तस्लीमा नसरीन जी का जो नोबेल है लज्जा, लज्जा को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो सूचनाएं मिलेंगी, आज लगभग पॉइंट में भी वहाँ पर वो जनसंख्या नहीं। एनीवे, परंतु मैत्री को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा के सबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच में, जो चित्तोग्राम के पास ही है रामगढ़ के बीच में सेतु बनाया गया है। सेतु का नाम ही रखा गया मैत्री सेतु, और यह फैनी नदी पर है। बेसिकली फैनी नदी के मार्ग बदलने की प्रक्रिया की वजह से ही बांग्लादेश और त्रिपुरा, त्रिपुरा मतलब भारत, तो भारत के बीच में कुछ क्षेत्र विवादित हो जाते हैं। उस विवाद को कम करने के लिए न केवल नदी की गहराई को थोड़ा बढ़ाया गया, बल्कि बात यह भी चल रही है कि जो गंगा बांग्लादेश में फरक्का के पास से पद्मा के नाम से प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद पद्मा कही जाती है, तो इधर पद्मा से लेकर के उधर त्रिपुरा तक फैनी नदी को अगर हम जल परिवहन के माध्यम से जोड़ दें तो भारत और बांग्लादेश साथ ही पूर्व नॉर्थ ईस्ट में जल परिवहन भी एक बड़ा माध्यम के तौर पे विकसित हो सकता है। ऐसी परियोजना निर्माणाधीन है, देखिए कब तक हो पाता है। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा ए, अर्थात त्रिपुरा का सबरूम तथा बांग्लादेश का
रामगढ़, इन्हीं दोनों को मैत्री सेतु के द्वारा पैनी नदी पर छोड़ा गया। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और ये तीसरा प्रश्न था। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में उगाई जाने वाली खरीफ की फसलें, ये अक्सर पढ़ाते समय बताता भी हूं मैं कि सबसे पहले आप, जैसे खरीफ है तो खरीफ का समय क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई टू अक्टूबर। दूसरा, रबी का ऋतु क्या हो सकता है, तो ये जस्ट लाइक मिड अक्टूबर से ले नवंबर, और नवंबर टू इसको कहते हैं मार्च। अब जायद के फसल को लें तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में जायद की फसल नहीं होती, ये उत्तर भारत अर्थात ग्रीष्म शुष्क ऋतु कहते हैं जायद। जब तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, बोरो, ये हरियाणा में भी होता है, और यह चारे कृषि होती है। तो दक्षिण भारत में जायद नहीं होता। ये अप्रैल, मई के साथ साथ जून, ये ऋतुएं हैं। अब आप देखिए ध्यान से, तो कौन कौन सा, तो गेहूं तो रबी का है, सरसों यानी दलहन भी रबी में ही होता है, लेकिन मूंगफली जो है ये खरीफ का फसल है। मूंगफली में जैसे गुजरात अभी टॉप पर है, गुजरात ही नहीं साथ में मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भी क्षेत्रों में उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में कम होता है, या हरियाणा में थोड़ा कम होता है, लेकिन जो अर्धशुष्क प्रदेश है जहाँ 65 से 70 cm वर्षा होती है, वहाँ मूंगफली कृषि ज़्यादा। तो मूंगफली भारत में जो उत्पादित होता है वो 80% खरीफ के समय उत्पादित होता है, तो मूंगफली हो जाता है खरीफ। इसके अलावा देखिए धान, तो ये तो धान तो स्पेशली खरीफ पे ही कंसर्न हो जाता है, ये तो बिल्कुल जुलाई में ही उत्पादित होगा। चना ये हो जाता है रबी, जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो रबी हो जाते हैं, और मक्का भी हो जाता है खरीफ। और ये प्रश्न बहुत साधारण आसान है, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 6 और ऑप्शन 5, यानी 2, 5, 6। तो 2, 5 और 6 देखेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 5 और 6। ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, और ये सिली मिस्टेक सही गलतियां होती हैं। प्रयास कीजिए, छोटे छोटे टर्म्स, कंटेंट जरूर तैयार कीजिए। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य भी है, और दूसरा बहुत अच्छे सकारात्मक रुझान है हरियाणा के। नया सेंसस आप देखेंगे 21 का, और पूरा रिपोर्ट पब्लिश होने वाला है। लिंगानुपात में भी काफ़ी सकारात्मक सुधार हुआ है हरियाणा में, इसलिए SDI जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भी काफ़ी सुधार की उम्मीदें हैं। एनीवे, तो जो चौथा प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा बी, 2, 5 और 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो पांचवा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत अर्थात नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्रेश वाटर ही है, मतलब एक्सेप्ट कुछ रीजन को छोड़ दे तो फ्रेश वाटर का ही लेक्स ज़्यादा है। किस राज्य में है, ये बढ़िया से आपको पता होगा। मीन्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, द स्टेट इज कॉल्ड मणिपुर। आपको पता होगा यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है लोकतक, लोकतक झील। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, यह अंतःस्थलीय या केंद्राभिसारी, इसको केंद्राभिसारी भी कहते हैं, केंद्राभिसारी अपवाह का उदाहरण है। यानी यदि नॉर्थ ईस्ट के मैप को आप देखेंगे, ये भूटान और सिक्किम है, तो नॉर्थ ईस्ट के मैप में ये बांग्लादेश हो गया, यहीं पर मणिपुर है, ये असम हो जाता है और मणिपुर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये पटकोई बूम है, ये नागा हिल है, और नागा हिल के बाद यहाँ पर पूर्वी मणिपुर हिल है, यहाँ पर लैमातोल हिल है, यहाँ पर लैमातोल और थोड़ा सा रिंगमा, इसी के बीच में ये लोकतक झील है। इसी के बीच में यहाँ पर ये लोकतक झील है, और पूर्वी मणिपुर से, लैमातोल से और रिंगमा से चारों ओर से नदियाँ निकलती हैं। वर्षा की मात्रा चूँकि 175 सेंटीमीटर के आसपास होती है यहाँ पर, तो चारों ओर से नदियाँ निकल करके इसी झील में जाती हैं, इसलिए इसको बेसिन भी कहते हैं, लोकतक बेसिन।
चूँकि छिछला और अति उर्वर जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश भी है और इसका केंद्रीय भाग पूरा का पूरा झील है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा जो झील है मीठे पानी का यही लोकतक मणिपुर राज्य में है। तो इसका उत्तर मिल गया होगा, द आंसर वुड बी मणिपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। थोड़ा मैं यहाँ पर जो परंपरागत आंसर नेट पे या कहीं भी उपलब्ध है उसको मैं मॉडिफाई करूँगा, इसको बढ़िया से मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि प्रश्न थोड़ा टेक्निकल है, तकनीकी है। झेलम नदी क्लियर हो गया। और नदी भू आकृतियों, तो जो झेलम नदी है बेसिकली जम्मू कश्मीर यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बांदीपुर जिले में ही वुलर लेक है, फ्रेश वाटर का ये सबसे बड़ा झील है भारत का। वुलर झील बांदीपुर जिले में है, जम्मू कश्मीर यूटी के अंतर्गत है और ये किसके ऑक्सबो लेक से कंसर्न है, तो झेलम से कंसर्न है। 12 में निम्नलिखित कथनों को या कथनों पर विचार कीजिए, इसको थोड़ा इंग्लिश में बता दें। Which one of the following statements are correct about Jhelum River and fluvial landforms? Fluvial landforms means which are exactly concerned with the river. That is called fluvial. ठीक है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है झेलम कश्मीर घाटी में युवा अवस्था में। देखो एक बात ध्यान रखना, युवा अवस्था में नदी जब भी आएगी तो मियांडरिंग नहीं करेगी और कह रहा है मिस राइट नाउ झेलम इज इन यूथ स्टेज इन Kashmir Valley. And if right now if Jhelum is in youth stage, how that could be possible that Jhelum will make meanders? Means वो विसर्पाकार प्रवाह का विकास कैसे कर सकती है? विसर्पाकार प्रवाह प्रौढ़ावस्था अर्थात मेच्योर्ड स्टेज या वृद्धावस्था में निर्मित होती है। बट वाई एंड हाउ इट इज गोइंग ऑन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो झेलम कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है, ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है। बोथ कुड नॉट बीन राइट। इफ द रिवर इज मेकिंग मियांडर मीन्स विसर्पाकार ऐसे मूव करके सांप की तरह मूव कर रही है नदी, दैट मीन्स कि नदी युवावस्था में नहीं है, आइदर इट इज इन मेच्योर्ड स्टेज वेदर इट इज इन ओल्ड और सैलाइन स्टेज, वृद्धावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। क्लियर हो गया। मियांडर नदी भू आकृति नदी की युवावस्था में बनने वाली एक संरचना है। अब देखो यही तीसरा ऑप्शन कह रहा है मियांडरिंग नदी तभी बनाएगी जब युवावस्था में होगी। या तो 1 2 3 तीनों सही होगा तभी, यदि 3 को सही मानेंगे तभी 1 और 2 को सही मानेंगे। मियांडर एक संरचना है जो नदी की प्रौढ़ावस्था यानी परिपक्व अवस्था में मेच्योर्ड स्टेज में निर्मित होती है। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। झेलम फ्लोज इन द वैली ऑफ कश्मीर, इट इज इन यूथ स्टेज एंड इट फॉर्म्स मियांडर्स इन द वैली ऑफ कश्मीर। ये दोनों ऑप्शन तभी सही होंगे जब तीसरा भी सही होगा। मियांडर इज अ टिपिकल फीचर और लैंडफॉर्म associated with the youth stage in the evolution of fluvial landforms। ये तीसरा जब सही होगा तभी आप 1 और 2 को सही मानेंगे। और फिर कह रहा है मियांडर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द मेच्योर्ड स्टेज, यानी या तो यूथ स्टेज को मानेंगे या मेच्योर्ड स्टेज को मानेंगे इन द इवोल्यूशन ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, राइट। तो यहां पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके बताता हूं। अब देखिए झेलम यदि कश्मीर युवावस्था में होती, क्योंकि ये चौथा जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये तो आएगा ही आएगा। यानी मियांडरिंग नदी का विसर्पाकार प्रवाह यानी यूथ स्टेज में नदी सीधा और भी आकार या गहरे भी आकारी घाटी का निर्माण करती है। जब युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आती है तब प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्पाकार प्रवाह का विकास करती है और अति विसर्पाकार जिसमें ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है वो होता है वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था के अंतिम चरण में भी हो सकता है। तो मियांडर एक संरचना है जो नदी की प्रौढ़ावस्था परिपक्व अवस्था में निर्मित होती है। मीन्स चौथा तो होगा ही, क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको मानते हैं तो ध्यान रखो झेलम कश्मीर में युवावस्था में है तो क्या वो मियांडर बनाएगी? दैट कुड नॉट बीन पॉसिबल। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या कश्मीर नदी घाटी के बाद झेलम नदी प्रौढ़ावस्था में है। एक टर्म आता है रिजेनरेशन, अर्थात पुनर्यौवन को प्राप्त करना, जिसको हिंदी में कहते हैं रिजेनरेशन का नवोन्मेष। ज्योग्राफिकल टर्म है नवोन्मेष, इंग्लिश टर्म होता है रिजेनरेशन। अर्थात कश्मीर घाटी में जो झेलम नदी है वो विसर्पाकार प्रवाह का विकास करती है
क्योंकि झेलम यहाँ पर वास्तव में मेच्योर्ड स्टेज, क्योंकि कश्मीर घाटी जो है वो काफी समतल प्राय है, इसलिए झेलम मियोंडरिंग करते हुए प्रवाहित होती है, विसर्पाकार प्रवाह का विकास करती है, अर्थात कश्मीर घाटी में झेलम युवा अवस्था में न होकर के प्रौढ़ा अवस्था में। इसमें कोई डाउट मत रखिए, क्योंकि ये उपलब्ध ऑप्शन ही बता रहा है कि क्या और कैसे हमें तैयार करना चाहिए। इसीलिए जो मनसब झील है उसको नहर से जोड़ा गया है और बड़ी आसानी जोड़ा गया है। यदि पर्वतीय प्रदेश होता या नदी युवा अवस्था में होती तो झील को नहर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता। वुलर झील को मनसब झील से जोड़ा गया है नहर से। तो बेसिकली जो वुलर लेक है, इंडिया का लार्जेस्ट या बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो झेलम नदी का एक ऑक्सबो लेक है, गोखुर झील है। और गोखुर झील तभी बनता है जब नदी मियोंडरिंग करती है, और मियोंडरिंग युवा अवस्था में नहीं होता है, प्रौढ़ा या वृद्धावस्था में होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक को छोड़ना पड़ेगा। झेलम कश्मीर घाटी में युवा अवस्था में है। हाँ, कश्मीर घाटी के बाद चूंकि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा भी बनाती है, तुलबुल परियोजना विवादित है, जो कंसर्न है, संबंधित है इससे, तो फिर से रिजर्वेशन होता है और तब नदी युवा अवस्था को प्राप्त करती है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, कावेरी नदी। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, और मैसूर का पठार, यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने के बाद मैसूर का पठार बहुत दूर नहीं है, वहां से मैसूर के पठार पर नदी विसर्पाकार मार्ग का विकास करती है। आपने इतिहास में सुना होगा हैदर अली का नाम, या उसके पहले वाडियार राजा का शासन था वहां पर। हैदर अली ने वाडियार राजा को रिप्लेस करके अपने राज्य की नींव रखी, जिनके सुपुत्र हुआ करते थे टीपू सुल्तान जी। टीपू सुल्तान की हैदर अली की जो राजधानी थी, मैंने टीपू सुल्तान ने वहां बनाया था श्रीरंगपट्टनम। आपने नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। वो पैलेस बेसिकली कावेरी नदी के द्वीप पर स्थित है, यानी श्रीरंगपट्टनम के दोनों ओर से कावेरी नदी बहती है, और उसको डैम बनाकर नहीं बहाया गया, क्योंकि नदी मैसूर के पठार पर इतनी समतल प्राय तरीके से या ढाल से बहती है कि विसर्पों का विकास करती है। और न केवल विसर्पों का विकास करती है, बल्कि वहां पर नदी इतनी मंद गति से चलती है कि नदी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। नदी के मंद गति से चलने पर ही नदी द्वीप का निर्माण होता है, और वहां पर एक नहीं, कावेरी नदी ने 3 नदी द्वीपों का निर्माण किया है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है श्रीरंगपट्टनम, जिस पर की राजधानी नगर बनाया गया टीपू सुल्तान के राज्य। क्लियर हो रहा है? लेकिन फिर जब कावेरी वहां से आगे बढ़ती है तो बड़े जलप्रपात का निर्माण करती है, अर्थात रिजर्वेशन होता है, और नदी पुनर्यौवन को प्राप्त करती है। तो मैसूर के पठार पर तो कावेरी नदी प्रौढ़ा या वृद्धावस्था में आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर जब ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है तो नदी फिर से युवावस्था को प्राप्त हो जाती है। तो रिजर्वेशन के बाद जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं, अगेन दे मे कन्वर्टेड, कंसर्न और एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेज। साइमल्टेनियसली जो कावेरी का एग्जाम्पल है, यहाँ झेलम से कंसर्न हो जाता है। तो यहाँ पर कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है 2 और 4, तो 2 और 4 के अनुसार ऑप्शन हो जाता है बी। लेकिन जो नेट पे शायद ऑप्शन है वो डी को लोग फेवर कर रहे हैं, 1, 2 और 4। लेकिन आप थोड़ा लॉजिकल होकर चलिए, इसलिए मैंने कहा प्रश्न का उत्तर तो आपको कई जगह से मिल जाएगा, लेकिन विश्लेषण की प्रक्रिया को समझिएगा तो आगे प्रश्न को या कंटेंट या कंसेप्ट को तैयार करने में सरलता और सहजता होगी। कि अगर ये थर्ड ऑप्शन को आप सही मानते हैं तभी इन दोनों को सही मानना होगा। क्लियर हो रहा है? तो थर्ड अपने आप कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा बी। 2 और 4 ही सही है, क्योंकि झेलम नदी कश्मीर घाटी में युवावस्था में नहीं है, प्रौढ़ावस्था में, और ऑक्सबो लेक बना रही है। हालांकि जब आप नेट पर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो वुलर झील है वो प्रथमतः निर्मित हुआ टेक्टोनिक अर्थात विवर्तनिक गतिविधियों के कारण। लेकिन उस विवर्तनिक गतिविधि के कारण जब वुलर झील की ऊंचाई बढ़ती चली गई तो नदी युवावस्था से आ गई प्रौढ़ावस्था में, चूंकि ढालमंद हो गया, और ढालमंद होने से नदी विसर्पाकार प्रवाह का विकास करती है, जो इससे संबंधित हो जाता है। तो उत्तर होगा बी, 2 और 4। चलते हैं आगे 7वें प्रश्न की ओर। जो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? पेन्नार, माही, तिस्ता और साबरमती। देखो, भारत का प्रमुख नदी बेसिन, अब कई बार क्या होता है कि प्रश्न के अनुरूप हमें छांटो विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड से प्रश्न के उत्तर को निकालना होता है। जैसे जो उपलब्ध ऑप्शन है
उसमें पेन्नार पूरी तरह से भारत में है, माही पूरी तरह से भारत में है, किसी दूसरे राज्य से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो तीस्ता है वो नेपाल, भारत और बांग्लादेश 3 राष्ट्रों से संबंधित है। क्योंकि तीस्ता नदी का उद्गम होता है नेपाल में, भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में वो जस्ट, हालांकि मतलब बहुत अंदर जाकर नहीं, मेघालय के जस्ट आगे लगभग 65 किलोमीटर आगे ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तीस्ता की विशेषता यह भी थी कि आज से 350-400 वर्ष पहले तीस्ता गंगा नदी की सहायिका हुआ करती थी। वर्तमान में एक बहुत बड़ा विवर्तनीय खलचल हुआ जिसके द्वारा तीस्ता नदी गंगा की नहीं, अब ये मतलब मार्ग इसने बदल लिया, अब ये ब्रह्मपुत्रा की सहायिका है। लेकिन कहा जा रहा है भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है, यानी ये इसमें प्रश्न थोड़ा सा अगर ऐसे होता कि केवल भारत का नहीं है तो हो सकता है आपको एक गाइडलाइंस मिल जाता और आप उत्तर बना देते। तो लॉजिकली चले तो पेन्नार पूरी तरह से भारत का है, माही पूरी तरह से भारत का है और साबरमती भी पूरी तरह से भारत का ही है। लेकिन तीस्ता जो नदी है वो नेपाल, भारत और बांग्लादेश का है, इसलिए इस लॉजिक से उसका उत्तर होगा सी। तो तीस्ता नदी मुख्यतः भारत का नदी बेसिन नहीं है, ये नेपाल का भी है और साथ साथ बांग्लादेश का भी। इसका उत्तर हो जाएगा तीस्ता। चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए तथा सही उत्तर का चुनिए। ये बहुत आसान प्रश्न है। नीलगिरी पहाड़ियों का जो चोटी है वो है दोदा बेटा, इसमें लिखा है डोडा बेटा, यहां होना चाहिए दोदा बेटा, लेकिन आमतौर पे रियल प्रोनाउंसिएशन उसका डोडा बेटा ही है। क्लियर हो रहा है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, वहीं पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है। अरावली, आबू की पहाड़ियां, हालांकि शिखर का नाम है गुरु शिखर, और हिमालय सागर माथा। बेसिकली कई जगह सागर माथा को माउंट एवरेस्ट और सागर माथा को कौन बताया जाता है, इन एटलस आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट के पास ही सागर माथा को दिखाया गया। यानी ए का 4, पहला का 4 ऑप्शन हो जाएगा, एक ही में मिल जा रहा है आपको, बाकी सब मिलाने की जरूरत ही नहीं है। डोडा बेटा, और कम से कम कुछ तो आपको पता ही होगा, सतपुड़ा का जैसे धूपगढ़, या सतपुड़ा का धूपगढ़ भी आप मिस कर सकते हैं। अरावली का आबू पर्वत, आबू की पहाड़ियाँ, ये तो फेमस है। और नीलगिरी का डोडा बेटा, ये भी फेमस है। तो नीलगिरी के डोडा बेटा से ही आंसर मिल जाता है। उत्तर होगा सी, ए का 4, 2 का 3, ठीक है, 3 का 2 और 4 का 1, ठीक है। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीहरिकोटा, जहां सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी है भारत का, थुम्बा और सतीश धवन स्पेस सेंटर किस झील के करीब, ये झील के करीब नहीं है, झील के मध्य में स्थित है और झील का नाम है पुलिकट। बेसिकली आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आप देखेंगे, जैसे मैं मैप पे अगर बनाऊं इसको, छोटा सा एक मैप बनाते हैं, यहाँ पे यहीं पर आंध्र प्रदेश का ये पुलिकट झील है। बेसिकली ये चिल्का झील की तरह, चिल्का झील देखो ऐसे है, यानी 3 ओर से स्थल से और 1 ओर से सागर जुड़ा हुआ है, यह चिल्का झील। इसी प्रकार का झील पुलिकट झील। तो पुलिकट में इस प्रकार से लैंडफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे है। ये झील के अंदर में, मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, झील के अंदर में यहाँ पर आइलैंड है पुलिकट। उसी पुलिकट आइलैंड पर या पुलिकट द्वीप पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो भारत का मुख्य रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी है। क्लियर हो गया। तो जो 9वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा पुलिकट। और जो भारत के झीलें हैं, जैसे तट के निकट वाले, तट से दूर वाले, जैसे गंगा सागर द्वीप कहाँ है, न्यू मुरे द्वीप कहाँ है, ऐसी प्रकार से जो पम्बन द्वीप है वो कहाँ पर है, तो थोड़ा ये सूचना है। प्लस अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं,
कौन सा ज्वालामुखी का सक्रिय द्वीप है, थोड़ा सा इस प्रकार के खासकर जो एनसीईआरटी बेस्ड सूचनाएं हैं वो तो आप जरूर तैयार कीजिए। हरियाणा पीसीएस में प्रश्न जो है इस प्रकार से आ रहा है, और जितने भी प्रश्न 9 प्रश्नों को मैंने एक्सप्लेन किया, ये प्रश्न बहुत साधारण तरीके से जरूर पूछे गए हैं, लेकिन ऑप्शंस बड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो यही हरियाणा पीसीएस के 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के 9 प्रश्न थे भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से संबंधित। पार्ट ए वीडियो या पहला वीडियो यही था। अब आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग 21 के प्रारंभिक परीक्षा के ही पार्ट 2 या पार्ट बी वीडियो में। देखते हैं इसमें विश्व के भूगोल से तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न अधिक हैं, उन प्रश्नों को भी समझते हैं, और फिर मैं रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा कि आप प्रश्नों के सेक्शंस वाइज स्रोतों को भी समझने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि आप अपने सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। टीम दृष्टि का भी यही प्रयास। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।